Hi to all, welcome back. And in this playlist, we are going to start with Marxist criticism or Marxist literary theory. And in this video, we are going to solve 10 questions. So, the first question over here is Marxist criticism is concerned with what? यहाँ पर हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है क्या। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो है इट डील्स विद द क्लास स्ट्रगल एंड हेयर वी विल रीड द ऑप्शंस और क्वेश्चन बहुत ईजी है। So, Marxist criticism is something that deals with social meanings of the literature. Either it deals with the political meanings of the literature या फिर aesthetic meanings या फिर both A and B. अब सिंपल सी बात है, एस्थेटिक तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि एस्थेटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ प्लीजिंग टू आवर आइज, जो हमें देख करके चीज़ें अच्छी लग रही है, एस्थेटिक्स है। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का एस्थेटिक्स से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बच गए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस, that is the social meaning and the political meaning, and here the correct answer is delta option, that is both A and B. मतलब क्या है कि जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है वो सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों के दोनों चीज़ों से डील करता है, because you cannot study a theory in isolation and therefore it deals with both the social as well as the political aspects. Moving on to the next question, language according to the Marxist is what? तो मार्क्सिस्ट जो है, द मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट दैट वी हैव, तो वो लैंग्वेज को कैसे देखते हैं, किन नज़रियों से देख रहे हैं भाषा को। डू दे कॉल लैंग्वेज एज अ सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम, की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है, खुद में ही पूर्ण है? बिल्कुल भी नहीं, उनको सब पे डाउट है। मार्क्सिस्ट आर टॉकिंग अबाउट क्लास स्ट्रगल, सो इस चीज़ पे वो नहीं बात कर रहे। बीटा ऑप्शन इज़ अ सोशल प्रैक्टिस, ओके वी कैन कंसिडर दैट। चार्ली ऑप्शन इज अ पॉलिटिकल प्रैक्टिस, ये भी लग रहा है कि ठीक हो सकता है। डेल्टा ऑप्शन इज अ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का मतलब सामान होता है, तो लैंग्वेज को वो कॉमोडिटी तो नहीं समझते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, सोशल प्रैक्टिस एज वेल एज पॉलिटिकल प्रैक्टिस। आंसर तो इनमें होना चाहिए बोथ बी एंड सी, बट द बुक हैज़ गिवन द आंसर एज अ सोशल प्रैक्टिस। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा दैट Marxist is something which talks about both the social as well as the political meanings, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर दोनों ही होना चाहिए and this is a debatable question, so just either go with B and C, और जब बुक बोल रही है बीटा ऑप्शन तो go with the social practice. Moving on to the next question, यहाँ पर हमें दी गई है एक बुक का नाम that is Literature and Revolution, and this is very very important, Literature and Revolution, and they are asking कि ये जो बुक है ये किन्होंने लिखी है। Is it written by Karl Marx, Friedrich Engels, Leon Trotsky और बुकेनन? सबसे पहले हम जानेंगे कि लिटरेचर एंड रिवोल्यूशन में बात किस चीज़ पर हो रही है। इट टॉक्स अबाउट रिवोल्यूशन एंड दिस रिवोल्यूशन इज ऑफ रशिया, तो बेसिकली रशियन रिवोल्यूशन पे बात हो रही है। और जो भी राइटर हैं इस बुक के वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो कंट्री है, उनकी जो सोसाइटी है दैट इज़ इफ़ेक्टेड, किस तरीके से वहाँ पर आइडियाज़ एमर्ज हो रहे हैं, चाहे वो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हों या फिर वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हों, तो उन्हें क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। सो इस बुक में वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो राइटर हैं वो इस बुक में कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्रोलिटेरिएट है, यानी कि जो वर्किंग क्लास है, प्रोलिटेरिएट्स, अगर वो स्ट्रगल करके ऊपर बढ़ भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जब प्रोलिटेरिएट्स रिवोल्यूशन करके पावर में आ जाएंगे, सो दे विल देमसेल्व्स क्रिएट देयर ओन आर्ट, और फिर वो हायरार्की में खुद को ऊपर समझने लग जाएंगे, फिर से एक वर्किंग क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो वो बोल रहे कि भाई हायरार्की तो ऐसे चलती ही रहेगी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लियोन ट्रॉट्स्काई। सो लिटरेचर एंड रिवोल्यूशन इज अ बुक विच इज रिटन बाय लियोन ट्रॉट्स्काई। देखो जिनके नाम के पीछे ये स्काई लग जाता है ना, दे आर द रशियन राइटर्स। रशियन के नाम में ही, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन, स्काई, दोस्तोवस्काई, तो ये सारे रशियन राइटर्स हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस। ऑप्शन ए में क्या है हमारे पास, कार्ल मार्क्स, जो कि सबको पता है दैट वो ही इज़ अ जर्मन राइटर और मार्क्सिस्ट थ्योरी ही उनके नाम पर बेस्ड है। बीटा ऑप्शन इज फ्रेडरिक एंगल्स, ये कार्ल मार्क्स के दोस्त थे एंड ही ऑल्सो हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्क्सिस्ट थियोरी एंड बोथ द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट। दोनों ने मिल करके एक वर्क लिखा दैट इज टाइटल्ड एज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 का पैम्पलेट है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स।
लियोन ट्रॉट्स्काई की हमने बुक देख ही ली, दैट इज़ लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन, जिसमें कि वो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और प्रोलिटेरिएट के आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं. डेल्टा ऑप्शन इज निकोलाई Buchanan, and he is also a Russian writer. I don't know how to pronounce this, but कैसे भी कर लो भाई. And he is also a Russian writer, Marxist हैं. तो जितने भी ऑप्शंस हैं ना वो सब आपको याद रखने हैं, बिकॉज दे विल आस्क कि इनमें से कौन से मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट हैं या कौन से मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट नहीं हैं. एंड दीज आर द नेम्स जो कि नहीं सुने होते, जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ये तो बहुत ही फेमस है. सो एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट दीज नेम्स, बट only a few would read about Nikolai Leon Trotsky. Moving on to the next question, Ideology and Ideological State Apparatuses was written by whom? And this is the most important question, the most important thing. The correct answer over here is Louis Althusser. Louis Althusser कौन है? He is a French Marxist. He was born in Algeria. And Louis Althusser has written this important essay which is titled as Ideology and Ideological State Apparatus, जिसमें कि वो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, repressive state apparatus and the ideological state apparatus. और इन दोनों को हम further questions में we are going to talk about what is this RSA and what is this ISA. And this is very very important. ऑप्शन बीटा इज टेरी ईगल्टन. टेरी ईगल्टन कौन है? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं एंड हिज वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न देम. बहुत सारे वर्क्स हैं इनके. मार्क्सिस्ट हैं. ऑप्शन सी इज जॉर्ज लुकास. ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही वॉज बॉर्न इन हंगरी और ये ज्यूइश बैकग्राउंड है इनका. तो यू शुड ऑल्सो नो द कंट्रीज ऑफ दीज पीपल. फ्रेडरिक एंगल्स, इनका मैंने बता दिया, ये तो फाउंडर ही हैं एंड ही हैज़ written the pamphlet The Communist Manifesto, as well as The Condition of Working Class in England. The Condition of Working Class in England, जो कि फ्रेडरिक एंगल्स का बहुत the most important work है. Moving on to the next question, Culture and Society is a book which is written by whom? This book is really very important. बिल्कुल टिप्स पे आपको याद होना चाहिए भाई. Culture and Society is a book which is written by Raymond Williams. एंड वेन वी स्टडी कल्चर वी स्टडी रेमंड विलियम्स. उनके बहुत सारे वर्क्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द समरी ऑफ द वर्क्स इज इंपॉर्टेंट. जॉर्ज लुकास हम देख चुके हैं. ल्यूइस एल्थ्यूजर का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, ISA एंड दैट RSA. लियोन ट्रॉट्स्काई को हम पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं. उन्होंने जो बुक लिखी है उसका क्या नाम था? लिटरेचर एंड रिवोल्यूशन. लिटरेचर एंड रिवोल्यूशन, क्योंकि वो रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें. ट्रॉट्स्काई जो कि रशियन है. Next question is Frederick Jameson's The Political Unconscious was published in which year? Now see, Frederick Jameson very very important. उनके 2-3 वर्क हैं वो भी बहुत ज़्यादा important है और यहाँ पर उन्होंने ईयर पूछा है. अगर वो किसी वर्क का ईयर पूछ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई वर्क बहुत ही ज़्यादा important है. Therefore they are asking you the year. The Political Unconscious was published in the year 1981. 1981. फ्रेडरिक जेमसन के कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं दैट यूल हैव टू कीप इन माइंड. ये तो देखो पहले हो गया द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, नेरेटिव एज अ सोशली सिम्बॉलिक एक्ट. नेरेटिव एज अ सोशली सिम्बॉलिक एक्ट. तो इसका पूरा सबटाइटल भी पूछ सकते हैं. जब वो ईयर पूछ रहे हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो. तो दिस इज समथिंग दैट यूल हैव टू कीप इन माइंड. अगला जो इनका द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म. एंड ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट कैपिटलिज्म. पेपर में पूछा जाता है कि भाई लेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया है, तो हम झटपट से आंसर देंगे कि भाई लेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक जेमसन ने दिया है. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं. यू विल हैव टू कीप देम इन माइंड. इसका ईयर भी आपको याद रखना है. 1991 है, इसका 1981 है. तो 10 साल का गैप है. सीक्वेंस में ही याद करो. क्रोनोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा. नेक्स्ट इज द जियोपॉलिटिकल एस्थेटिक एंड द कल्चरल टर्न. ये कोई बात नहीं, अगर भूल भी जाओ तो इट माइट वर्क. बस ऐसे थोड़ा सा हिंट के तौर पे हमें बस याद रखना कि अच्छा जियोपॉलिटिकल एस्थेटिक्स फ्रेडरिक जेमसन एंड कल्चरल टर्न. मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हम भूल जाएं, बट इन दोनों वर्क्स को बिल्कुल याद रखना है. ऊपर वाले 2 वर्क्स हैं जो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मार्क्सिज्म बेस मीन्स व्हाट. तो हमारे पास मार्क्सिज्म में 2 टर्म्स हैं बेसिकली. वन इज़ द बेस एंड द अदर टर्म इज़ कॉल्ड एज सुपर स्ट्रक्चर. सपोज ये हमारे पास पिरामिड है और ये जो है नीचे वाला जो है ये बेस है. बेस का मतलब है हमारा वर्किंग क्लास हो गया
और ये ऊपर वाला हमारा अपर क्लास हो गया। तो मार्क्सिज्म में बेस का मतलब पूछ रहे हैं हमसे कि क्या है। मिडिल क्लास नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगा। नाउ यू माइट बी कंफ्यूज बिटवीन लोअर क्लास एज वेल एज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेस बोला जाता है। माना कि उसमें लोअर क्लास काम कर रहे हैं और उसमें वर्किंग क्लास इंक्लूडेड है, लेकिन इट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द बेस। और ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोडक्शन से डील करेंगी, प्रोडक्शन से। सुपर स्ट्रक्चर अगर वो पूछ लें यहाँ पर, मान लो कि भाई सुपर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तो वहाँ पर आपने अपर क्लास नहीं लिख देना, वहाँ पे आपने लिखना है कि सुपीरियर आइडियोलॉजीज जो हैं, जो कि इन्हें गवर्न कर रही हैं दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मार्क्सिज्म व्हाट इज दिस सुपर स्ट्रक्चर। चलो भाई, उन्होंने पूछ ही लिया अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अ स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन अ स्ट्रक्चर। अरे वाह, क्या ऑप्शन दिया है कि एक स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको सुपर स्ट्रक्चर बोल देते हैं। नहीं। अ स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों को बोलते हैं, जैसे कि हमारा बुर्ज खलीफा हो गया। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। तो बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ द अबव और चार्ली ऑप्शन। वी विल रीड द चार्ली ऑप्शन। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नन ऑफ द अबव नाउ। The cultural aspects of a society, that is lifestyle, culture, arts and literature, religion. And this is the correct answer over here कि जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, वो कल्चर है, आर्ट है, सोसाइटी है, रिलीजन है, आइडियोलॉजी है, जो कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर जो हमारी वर्किंग क्लास है उसको गवर्न कर रही है। The last question for today's video is who coined the term hegemony? कौन सी टर्म है हेजेमनी, एंड हमसे पूछा है कि किन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द मतलब ऑफ हेजेमनी। मतलब क्या है भाई हेजेमनी का? हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेशन थ्रू कंसेंट। डोमिनेशन थ्रू कंसेंट मतलब कि आप अपनी परमिशन दे रहे हो कि भाई मुझे सप्रेस करो। व्हेन आई रेड द कॉन्सेप्ट आई वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता होगा, कोई अपने ही शोषण में क्यों हाथ बटाएगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं खुद से परमिशन दे रही हूँ कि भाई आओ आकर के से मुझे मारो पीटो या मीन लाइक इन्फ्लुएंस करो। सो हाउ विल आई गिव द कंसेंट लाइक दैट इफ़ आई नो। तो द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि हमें पता ही नहीं होता है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, और वो हमारी कंसेंट भी ले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं जो कि वॉश करने हैं। अब मेरा भाई भी है जो बर्तन धो सकता है, मैं भी हूँ घर में जो बर्तन धो सकती हूँ, बट आई हैव सीन एट टाइम्स कि मैं खुद बोल देती हूँ कि चल ठीक है, मतलब मैं धो देती हूँ बर्तन, तो कुछ और काम कर दे, मतलब मैं खुद का शोषण खुद करवा रही हूँ। एंड आई रियलाइज दिस कि भाई सच में दैट्स ट्रू, क्योंकि मैं कभी तो बोलती ही नहीं अपने भाई को कि भाई तू बर्तन धो दे। मतलब मैं धो देती हूँ जनरली, बट मैं उसे भी तो बोल सकती हूँ, बट वाई एम आई डूइंग दिस टास्क। एक और एग्जाम्पल देती हूँ हेजेमनी का, जैसे कि हमें पता है कि ठीक है क्रीम्स वगैरह में ऐसे बहुत केमिकल्स होते हैं या फिर जो भी है, बट स्टिल आई हैव सीन दैट स्टिल पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ क्रीम्स और बोलते हैं कि वो कलर बायसनेस में बिलीव नहीं करते, लेकिन तब भी वो गोरा होना चाह रहे हैं अंदर ही अंदर। सो दिस इज़ लाइक डोमिनेशन थ्रू कंसेंट एंड यू आर गिविंग द परमिशन टू ऑल दीज क्रीम्स टू डोमिनेट योर आइडियोलॉजी। आप चाह कर के भी नहीं मान पा रहे हो कि इट इज़ ओके टू हैव अ डार्कर शेड, नहीं मान पा रहे हो, स्टिल यू आर ट्राइंग टू बिकम अ लिटिल फेयर स्किन। The concept of hegemony was given by Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, who is an Italian Marxist. Italian Marxist. The country is very important. टेरी ईगल्टन वी हैव सीन, ये यूके से थे। मिशेल फूको, इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वी विल डू दैट, एंड ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थियोरिस्ट। एंड एल्फ ऑप्शन इज ल्यूइस एल्थ्यूजर, जिनके हमने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने हैं, और इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है उसका हमें ईयर लर्न करना है। एंटोनियो ग्रामची का जो इम्पोर्टेंट वर्क है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिजन नोटबुक्स। प्रिजन नोटबुक्स, और ये उन्होंने तब लिखा था तब वो जेल में थे। एंटोनियो ग्रामची ने दो बुक लिखी, वन इज टाइटल्ड एज द कल्चरल हेजेमनी एंड सेकेंड वन इज द पॉलिटिकल हेजेमनी। सो दीज टू बुक्स आप लर्न कर लेना कि किन्होंने लिखी है। देखो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है, सो वन इज द कल्चरल हेजेमनी एंड सेकेंड बुक इज टाइटल्ड एज द पॉलिटिकल हेजेमनी, एंड दीज टू बुक्स आर रिटन बाय एंटोनियो ग्रामची। Now take a deep breath. We have completed 10 questions. Congratulations if you stayed until here, and keep doing exercise, take care of yourself and keep smiling. Goodbye to all.